क्या लिखूं? बाएं पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हेट, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता, सच्चाई अटैच में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उत्थित जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सकें? इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों, विद्वान में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सहमति जान लूं। पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं, सामग्री और शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह इकट्ठा करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं, पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय पर खोज कर लेता, पर अब समय नहीं है। मुझे तो यहीं बैठकर 2 ही घंटों में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। यहाँ न तो विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया है और न कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। विद्वान का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश, समरी कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए? क्या सचमुच हिंदी के सब विद्वान लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? A.G. गार्डिनर को तो अपने लेखों का शीर्षक, टाइटल बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा कि मैं लेख लिखता हूं और शीर्षक, आर्ट टाइटल देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूं। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई न हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा, जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार न होगी। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबद्ध। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर।
अपनी विद्वान होने का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हों। बाणभट्ट ने कादंबरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता जो शीघ्र समझने न आए, ऐसे वाक्य गंभीरता ला देती है। इसीलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी उलझन डाल दी है जो ना समझो से न सुलझ सके, और सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध जो शीघ्र समझने न आए कर दी है। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए? अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मार्टिन समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वतंत्र रचनाएं हैं। उनमें न कवि की शानदार कल्पना रहती है, न कहानी लिखने वाले की सूक्ष्म दृष्टि और न विद्वानों की गहरी तर्कपूर्ण चर्चा। उनमें लेखकों का सच्चा एहसास रहता है। उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति कहने का तरीका होती है। उनमें उसका उत्साह रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने में ही लीन हो जाते हैं, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों न निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थीं। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की, दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे। उन्होंने एक ही पद्य में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। उन्होंने कहा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस मार्ग को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का शामिल कर दूंगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्योंकि उनकी शोर दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के किनारे पर शाम समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मिठास भर देती है। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के शादी का उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। शोर शराबे से पूरे घर के एक कोने में बैठी हुई किसी शर्मिली नई दुल्हन की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नई दुल्हन के प्रेम, खुशी, हिचकिचाहट, डर और दुख से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कड़वी ध्वनि को मधुर बना देते हैं। सच तो ये है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का शोर, उत्सव की खुशी और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कड़वाहट पास रहने वाले लोगों को भी बुरी नहीं लगती और दूर रहने वाले लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। यह बात सच है कि दूर रहने से हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता। यही कारण है कि जो युवा संसार के जीवन के संघर्ष से दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बचपन और जवानी से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने बीते हुए समय की यादें बड़ी सुखद लगती हैं। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। युवा भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। युवा क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव परेशान रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ है? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय,
स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव-गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत है और न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। हिंदी में आधुनिक साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव छिपा हुआ है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो युवा हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में युवाओं का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।